राहत इंदौरी साहब ने बोला एक दिन मुशहरे में हमने बोल दिया कि सरकार चोर है और हमको उठा लिया गया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, हमको उठा लिया गया और हमसे पुलिस वाले ने पूछा कि जनाब आपने बोला है कि आपको उठा के लाए हैं क्योंकि आपने बोला है कि सरकार चोर है। तो उसके बाद राहत इंदौरी साहब कहते हैं आप ये कैसे साबित करोगे कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है, ब्रिटानिया की सरकार चोर है, अफगानिस्तान की सरकार चोर है, अमेरिका की सरकार चोर है, कहाँ की सरकार चोर है? तो पुलिस वाला मुस्कुरा के बोलता है क्या हमें नहीं पता कहाँ की सरकार चोर है, पर आप ये समझो कि राहत इंदौरी साहब के ऊपर मुकदमा नहीं बना था क्योंकि उन्होंने अपना क्लियरेंस दे दिया कि आप ये साबित नहीं कर सकते हमने बोला सरकार चोर है। आप एक शायर को पकड़ नहीं सकते जनाब, शायर के साथ शब्दों का खेल शायर जेब में लेके घूमता है। और मुफ्ती साहब एक शायर आदमी है, उन्होंने शायरी के अंदाज में जो बात बोली है ना, अगर उन्होंने पहली बात तो भारत के लिए बोली नहीं, पर अगर उन्होंने यहाँ के लिए बोली भी होती, एक बार को जुर्म ही किया होता, तब भी वो अपनी बात को गलत साबित कर देते कि मैंने तो यहाँ के लिए बोला नहीं, आप तो भी कुछ नहीं कर सकते थे। तो आप पहली बात उन्होंने बोली नहीं, पर अगर बोल भी नहीं तो भी आप कुछ नहीं कर सकते थे। इन सारी बातों से क्या पता लगता है? इन सारी बातों से ये पता लगता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। पर ये तानाशाही और नहीं चलेगी। 2024 के अंदर इनका तख्ता पलट करने के लिए भारत का बच्चा बच्चा घर से निकलेगा और जय हिंद के नारे लगाता हुआ सब लोगों को आगाह करेगा कि देश खतरे में, संविधान खतरे में, भाईचारा खतरे में है। और जो ये लोग बोलते हैं कि मुस्लिम लड़कियों को कब्रों से निकाल के बलात्कार करो, आप उस बयान को सोचो कितना शर्मिंदा वाला बयान है। तो उसके बाद उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, टी राजा की गिरफ्तारी नहीं होती, ठाकुर साहब की गिरफ्तारी नहीं होती, पर एक मुफ्ती की गिरफ्तारी होती कुत्ता बोलने पे। तो आज हमें कहीं ना कहीं शर्म आती है, इस बात से शर्म आती है कि देश का संविधान न्याय नहीं संगी मौज ले रहे हैं। पर आज जो हिंदू मुसलमान और सिख का खून मिट्टी में मिला हुआ है, उसकी आज हमारे देश के अंदर ये तिरंगा डरा हुआ कोई किसी से नहीं होता। और भारत का मुसलमान हो या कहीं का भी मुसलमान हो, मुसलमानों से हम जितने भी वाकिफ होते हैं उनका एक ही कहना होता है कि अगर हम डरते हैं तो अल्लाह से डरते हैं, उसके सिवा तो हमारी गर्दन और आदम तब भी नहीं डरते। तो आज की डेट में ये डर वर की बात नहीं है, बात हो रही है मुद्दे की, संविधान की। आप संविधान से देश चलाओ, कोई मना नहीं कर रहा। आप एक विचारधारा से देश चलाओगे, सवाल होंगे। संविधान जो मुफ्ती जी पे लागू होता है वो जोड़ी जी या प्रज्ञा ठाकुर इन लोगों पे लागू क्यों नहीं होता? क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, उनको तो परमिशन दी गई है। अगर वो ऐसे बयान, आपको क्या लगता है कि एक मुफ्ती साहब का बयान मुसलमानों को एकजुट करे ना करे, 80 करोड़ जो इनके समर्थन में लोग हैं उनको एकजुट कर देता है। आज की डेट में ओवैसी साहब एक बयान देते हैं ना, उससे मुसलमानों को फायदा नहीं होता, उससे हमारे देश की सरकार को फायदा होता है। हमें तो कई बार ऐसे लगता है कि सरकार के कुछ बंदे जो मौलाना जाते टीवियों में डिबेट करने के लिए, हमसे भी डिबेट करते हैं, हमें तो लगता है कि ये कहीं ना कहीं सरकार से मिले हुए हैं। मैं आपको इतनी क्लियर बात बोल रहा हूं क्योंकि उनके बयान ऐसे होते हैं कि उनके बयान में इस्लाम छोटा दिखता है और हमारे देश की सरकार बड़ी दिखती है। अरे ये कोई बात हो गई? लेकिन जैसे आपने कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसी को दूसरे शब्द में तानाशाही कहा जाता है। तो बिल्कुल तानाशाही। अरे तानाशाही तो आपको दिख ही रही है। 700 किसान शहीद हो गए, तब सरकार ने अपने फरमान वापस नहीं लिए। आज लोग कहते हैं तुगलकी फरमान जो होते हैं, इतना फेमस है तुगलकी फरमान, तो आज तुगलकी फरमान तो इस सरकार के हैं। आज इस सरकार से आप क्या उम्मीद करते हो? अब दोबारा 13 फरवरी को हम बैठने जा रहे हैं, अब दोबारा किसान संगठन आ रहे हैं निकल करके 13 फरवरी को, तो ये कहते हैं 16 तारीख से भैया आचार संहिता लग जाएगी, देश में निकलने नहीं देंगे, हम वो माहौल नहीं बनाने देंगे। आज ईवीएम जब तक देश में जिंदा है, ये सरकार जिंदा है। तोते की जान, तोते की, मेरी बात सुनो, राजा की जान तोते में थी ना, तोते का गला दबाया राजा मर गया। आप ईवीएम का गला घोट दो, ये सरकार अपने आप खत्म हो जाएगी। मुफ्ती साहब हम बात करेंगे, क्या रिहाई के लिए आप लोग आवाज उठाएंगे उनके हक की आवाज के लिए, या जो उन पे जो कार्रवाई हुई, क्या जो अदर लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, साधु संत हैं, कुछ साधु संत जिस तरह के बयान देते हैं, क्या उनको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए या रिहाई होने की तो दोनों की होनी चाहिए? आपने बोला आवाज उठाओगे, तो आपकी इश्क की बातें तो मैं कर नहीं रहा भाई जी, है नहीं बात? तो ये आवाज उठाना ही होता है। यहाँ हम प्यार मोहब्बत की बात तो कर नहीं रहे, हम आपसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हम आपसे बात तो कर नहीं रहे कि जाने मन कैसी है तू मेरी स्वीट हार्ट। जब हम बात करें मुफ्ती साहब के बारे में तो आप ये कैसे कह रहे हो कि आवाज नहीं उठा रहे? ये भी कहते हैं सरदार जी को क्या हो गया कि मुसलमान के साथ, सरदार जी मुसलमान के साथ खड़े हो, सरदार जी संविधान के साथ खड़े हो, ये हमारा फैसला है। सरदार जी देश के संविधान के साथ खड़े हैं, सरदार जी तिरंगे झंडे के साथ खड़े हैं, सरदार जी भाईचारे के साथ खड़े हैं। सरदार जी उस विचारधारा के साथ नहीं खड़े जिसको संघी विचारधारा कहते हैं, जिसको देश तोड़ने वाली विचारधारा कहते हैं, जिसमें हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है। हम उस विचारधारा के साथ नहीं खड़े, हम उस विचारधारा के साथ खड़े हैं जिसका खून बहाने के लिए हमारे पुरखों ने देश को आजाद कराने के लिए पूरा का पूरा जतन पतन करके देश को आजाद कराया। हम उस विचारधारा के साथ खड़े हैं और वो विचारधारा एक ही है, देश को जोड़ने वाली। आखिरी सवाल ये है कि उस कविता में, उस शेर में
आपको क्या आपत्ति लगी? हमें तो उस कविता में ये सुनने को मिला था कि करबला का आखिरी मैदान अभी बाकी है, कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर बाकी है। तो हमें तो इसके अंदर कुछ दिखा ही नहीं। आज कुत्ता बंदा सोच रहा है कि मुझे कुत्ता बोल दिया। आज आप अपने आप क्या जोड़ लोगे यार, जिस बंदे ने बयान देते हुए ये बोला कि सीरिया में ये हो रहा है, इजराइल में ये हो रहा है, फिलिस्तीन में ये हो रहा है, तो नेचुरल सी बात है कि एक आदमी जिन मुद्दों की बात कर रहा है तो उस बयान को वहीं से तो जोड़ोगे। अगर मैं अभी इजराइल की बात करूं, मैं सीरिया की बात करूं, मैं फिलिस्तीन की बात करूं, उसके बाद मैं ये डायलॉग मार दूं तो नेचुरल सी बात है ये डायलॉग मैंने वही के लिए मारा। मेरे को इससे राहत इंदौरी साहब का एक मुशायरे का किस्सा याद आता है। राहत इंदौरी साहब ने बोला, एक दिन मुशायरे में हमने बोल दिया कि सरकार चोर है और हमको उठा लिया गया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, हमको उठा लिया गया और हमसे पुलिस वाले ने पूछा कि जनाब आपने बोला है कि आपको उठा के लाए हैं क्योंकि आपने बोला है कि सरकार चोर है। तो उसके बाद राहत इंदौरी साहब कहते हैं आप ये कैसे साबित करोगे कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है, ब्रिटानिया की सरकार चोर है, अफगानिस्तान की सरकार चोर है, अमेरिका की सरकार चोर है, कहां की सरकार चोर है? तो पुलिस वाला मुस्कुरा के बोलता है क्या हमें नहीं पता कहां की सरकार चोर है, पर आप ये समझो कि राहत इंदौरी साहब के ऊपर मुकदमा नहीं बना था क्योंकि उन्होंने अपना क्लियरेंस दे दिया कि आप ये साबित नहीं कर सकते हमने बोला सरकार चोर है। आप एक शायर को पकड़ नहीं सकते जनाब, शायर के साथ शब्दों का खेल शायर जेब में लेके घूमता है। और मुफ्ती साहब एक शायर आदमी है, उन्होंने शायरी के अंदाज में जो बात बोली है ना, अगर उन्होंने पहली बात तो भारत के लिए बोली नहीं, पर अगर उन्होंने यहाँ के लिए बोली भी होती, एक बार को जुर्म ही किया होता, तब भी वो अपनी बात को गलत साबित कर देते कि मैंने तो यहाँ के लिए बोला नहीं, आप तो भी कुछ नहीं कर सकते थे। तो आप पहली बात उन्होंने बोली नहीं, पर अगर बोल भी नहीं तो भी आप कुछ नहीं कर सकते थे। इन सारी बातों से क्या पता लगता है? इन सारी बातों से ये पता लगता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। पर ये तानाशाही और नहीं चलेगी। 2024 के अंदर इनका तख्ता पलट करने के लिए भारत का बच्चा बच्चा घर से निकलेगा और जय हिंद के नारे लगाता हुआ सब लोगों को आगाह करेगा कि देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, भाईचारा खतरे में है। और जो ये लोग बोलते हैं कि मुस्लिम लड़कियों को कब्रों से निकाल के बलात्कार करो, आप उस बयान को सोचो कितना शर्मिंदा वाला बयान है। तो उसके बाद उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, टी राजा की गिरफ्तारी नहीं होती, ठाकुर साहब की गिरफ्तारी नहीं होती, पर एक मुफ्ती की गिरफ्तारी होती कुत्ता बोलने पे। तो आज हमें कहीं ना कहीं शर्म आती है, इस बात से शर्म आती है कि देश का संविधान न्याय नहीं कर रहा। चलिए बहुत शुक्रिया। तो सरदार जी कह रहे हैं कि देश का जो संविधान है वो न्याय नहीं कर रहा है। आप तमाम बातों से क्या समझते हैं आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा क्योंकि ये संविधान की बात हो रही है, हक की आवाज़ उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।